नमस्कार दोस्तों। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे राज्यसभा में, जिनका नाम था राघव चड्ढा जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 और सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गए हैं। हमारे संविधान में एक 10 शेड्यूल है, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था राजीव गांधी जी की सरकार में, जिसका पर्पस था कि जो आया राम गया राम की जो संस्कृति बन गई थी कि जो नेता होते थे वो क्या करते थे कि अपनी पार्टियां बहुत बदलते थे, और इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं आ पाती थी, और जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें होती थी वो गिर जाती थी, और इसका खामियाजा बेसिकली जनता को ही भुगतना पड़ता था। तो इस इल प्रैक्टिस को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके थ्रू राजीव गांधी जी की सरकार ने डिफेक्शन पर रोक लगाने के लिए संविधान में एक 10th शेड्यूल इंटर करी। और उस 10th शेड्यूल में बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की अगर वो सदस्यता ले लेता है तो उसकी जो संसद की सदस्यता है वो चली जाती है, फिर विधानसभा की सदस्यता है वो चली जाती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, अच्छे से देखेंगे कि क्या राघव चड्ढा का जो मर्जर है वो 10 शेड्यूल के एक्सेप्शन के अंदर आता है या नहीं है, और इस टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या राघव चड्ढा का जो मर्जर है वो लीगली वैलिड है संविधान के अंदर। राघव चड्ढा जी ने मर्ज करते हुए ये क्लेम किया कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में कुल सांसदों की जो स्ट्रेंथ थी उसमें से 2/3 सांसद उनके साथ जा करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो मर्जर का एक्सेप्शन है 10 शेड्यूल के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, और इसलिए जो उनका मर्जर है उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल के अंदर ये दिया गया है कि एक लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक सांसद है जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुन करके संसद में पहुंचा और उसने वहां पर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो इस केस में उसकी जो संसद की सदस्यता है वो जा सकती है और उसको सांसद बनने का कोई अधिकार नहीं है, और उसको जो संसद जो उसकी पोस्ट है उससे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर जो स्पीकर है वो इसमें उसको सांसद की जो पोस्ट है उससे निकाल सकता है। और इसमें जो फाइनल आर्बिटर होता है वो बेसिकली जो पार्लियामेंट है यानी कि जो लोकसभा है उसका स्पीकर होता है। राज्यसभा में भी इसका फाइनल आर्बिटर जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो होते हैं। उसी तरीके से जो विधानसभाएं हैं वहां पर जो विधानसभाओं के जो रिस्पेक्टिव स्पीकर्स होते हैं वो इसके फाइनल आर्बिटर होते हैं, यानी कि वही डिसाइड करते हैं कि किस चीज को डिफेक्शन माना जाएगा और किस चीज को डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इन दो केसेस में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो सदस्यता है उसको अपनी इच्छा से छोड़ देता है तो उस केस में उसकी जो सीट है वो चली जाएगी, और अगर वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, यानी कि मान लीजिए कि वो कांग्रेस के टिकट से संसद में पहुंचा था लेकिन उसने संसद में जाने के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इस केस में भी इसको डिफेक्शन काउंट किया जाएगा और उसको अपनी सदस्यता यानी कि जो उसकी मेंबरशिप है वो पार्लियामेंट की जो एमपी की पोजीशन है उससे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर उसको जो स्पीकर है वो उस पोस्ट से निकाल सकता है। और ये जो डिफेक्शन की प्रैक्टिस है इसको सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल सिन बोला है, यानी कि ये संविधान के खिलाफ किया गया महापाप है, क्योंकि जनता ने आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के बेसिस पर चुन करके भेजा है संसद में, और आप वहां पर जाकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देकर के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिल ले रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जनता के प्रति आप एक विश्वासघात करते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जनता के प्रति तो विश्वासघात है ही, किंतु ये संविधान के प्रति भी एक महापाप आप कर रहे हैं। आप जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुन करके भेजा है आप उस विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बदल ले रहे हैं, और इसीलिए डिफेक्शन की जो प्रैक्टिस है उसको बहुत ही एक घटिया प्रैक्टिस समझी जाती है हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर में, हमारे संवैधानिक प्रैक्टिसेस में। लेकिन इस डिफेक्शन की प्रैक्टिस का एक एक्सेप्शन भी है, और जो दे रखा है पैराग्राफ 4 ऑफ 10 शेड्यूल के अंदर, यानी कि कब डिफेक्शन नहीं माना जाएगा ये पैराग्राफ 4 में बता रखा है। और इसमें कहा गया है कि the law provides an exception under paragraph 4 of 10 schedule which allows legislators to avoid disqualification in case of a valid merger। यानी कि अगर आप वैलिडली मर्ज कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कब माना जाएगा कि आपने एक वैलिड मर्जर किया है, और कब यह माना जाएगा कि कोई मर्जर वगैरह नहीं हुआ है, आपने सिंपली एक डिफेक्शन किया है और इसलिए आपकी सदस्यता को निरस्त कर देना चाहिए।
तो आइए जानते हैं कि कोई भी मर्जर वैलिड कब होता है, यानी कि कब डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और उस चीज को एक मर्जर करार दिया जाएगा। एक मर्जर की कुछ कंडीशंस होती हैं और वो क्या है? द ओरिजिनल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि मान लीजिए कल को आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करती है कि हमें बीजेपी में मर्ज करना है और इस चीज को आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं संसद में या फिर विधानसभा में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2/3 मेंबर्स उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में इस चीज को एक वैलिड मर्जर माना जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में आम आदमी पार्टी ने मर्ज नहीं किया है बीजेपी में। इस केस में सिंपली राघव चड्ढा कुछ 6 आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ वो बीजेपी में जाकर के मिल गए हैं। अब यहां पर एक डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन को सही मानती है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि बेसिकली बोलता है कि संसद में अगर कोई भी जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा के अंदर मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं और इसमें से 2/3 मेंबर्स बीजेपी में चले जाते हैं, तो इस चीज को एक वैलिड मर्जर माना जाता है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस व्यू को गलत मानता है। और मान लीजिए कि अगर कल को आम आदमी पार्टी के जो नेशनल लीडरशिप है वो बीजेपी में मर्ज करने का डिसाइड करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 10 सांसद थे उसमें से केवल 2/3 सांसद हैं जो कि एग्री करते हैं बीजेपी के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जो बचे हुए 1/3 सांसद हैं वो बीजेपी के साथ मर्ज करने के लिए एग्री नहीं करते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन दे रखी है। इफ अ लेजिस्लेटर डज नॉट एग्री विद द मर्जर दे आर स्टिल प्रोटेक्टेड एंड कैन फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, यानी कि जो 1/3 सांसद जो बच गए थे जिन्होंने बीजेपी के साथ मर्ज करने से एग्री नहीं किया था, वो सांसद की जो उनकी सदस्यता है वो फिर भी रहेगी और वो एक सेपरेट ग्रुप की तरह फिर भी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो राघव चड्ढा के केस में है ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मर्जर का जो डिसीजन है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आना चाहिए। ये नहीं हो कि जो संसद में जो कुछ सांसद है वो आपस में मिलकर के 2/3 सांसद ये फैसला कर ले रहे हैं कि चलो कल को हमें इस फलानी पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज यू आर सिंपली बाईपासिंग दी विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आप जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आप बाउंड हैं, जिसके पॉलिसीज को आपको इंप्लीमेंट करना है लेजिस्लेचर में, उसकी विप को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसलिए आप उस पॉलिटिकल पार्टी से बाउंड हैं। पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल बोलता है अ मर्जर इज डीम्ड टू बी वैलिड ओनली इफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टीज एग्री टू इट, यानी कि जो मर्जर करने का जो डिसीजन है वो बेसिकली नेशनल लीडरशिप ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी से आना चाहिए। मान लीजिए आम आदमी पार्टी की नेशनल लीडरशिप भी डिसाइड करती है कि कल को हमें बीजेपी में मिलना है और बस जो सांसद हैं लोकसभा में या राज्यसभा में उनमें से 2/3 लोग ये एग्री कर लेते हैं कि हाँ इस चीज को मोहर लगा देते हैं, तो ये एक वैलिड मर्जर है। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है, यहाँ पर जो मर्जर का प्रपोजल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। यहाँ पर राघव चड्ढा सिंपली 2/3 लोगों के साथ बीजेपी में जाकर के मिल गए हैं और यहाँ पर कुछ कॉन्ट्ररी ओपिनियंस हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम 2 क्रूशियल लीगल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला है कि द मर्जर मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही ये प्रपोजल आना चाहिए कि हमें बीजेपी में मिलना है। कोई भी लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं बेसिकली एमपीज और एमएलए वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें किस पार्टी में मिलना है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है और पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल के अंदर भी ये इनवैलिड है। और जो 2/3 का जो सपोर्ट है इट इज ओनली अ कंडीशन। इसका मतलब है द 2/3 मेजोरिटी डज नॉट क्रिएट द मर्जर, इट ओनली वैलिडेट्स अ मर्जर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द ओरिजिनल पार्टी। यानी कि जो 2/3 जो मेजोरिटी है वो खुद फैसला नहीं लेती कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है। जो नेशनल लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टी की वो फैसला लेती है कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है और जो 2/3 मेजोरिटी है वो खाली उस चीज पर एक स्टैंप लगाती है, यानी कि उस चीज को खाली वेरीफाई करती है। यानी कि इसका जो इम्प्लीकेशन है फॉर अ वैलिड मर्जर बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी, द आम आदमी पार्टी नेशनल लीडरशिप must officially decide to merge and then 2/3 of the legislators must accept it। यानी कि आम आदमी पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है वही डिसाइड करती है हमें मर्ज करना है और जो 2/3 लेजिस्लेटर्स हैं उनको खाली बस उस चीज को एक्सेप्ट करना है। यही इंप्लीकेशन निकलता है पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल का। और अगर मान लीजिए कल को जो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं करती है मर्जर का, लेकिन अगर मान लीजिए कि संसद में उस पॉलिटिकल पार्टी के जो 2/3 मेंबर्स हैं वो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हमें बीजेपी में मिलना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली को एक मेटाफोरिकली एक स्टेटमेंट के द्वारा हम बोल सकते हैं कि
टेल वैगिंग द डॉग, जिसका मतलब है वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हाईजैक द इंटायर पार्टी। आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक कर लिया, जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स से काफी बड़ी होती है। ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स तो पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उस चीज से काफी बड़ी है, और ये जो ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उनकी पार्टी किस में मर्ज करनी चाहिए। ये फैसला केवल और केवल जो नेशनल लीडरशिप है वही ले सकती है। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई केस में, 2023 का ये केस था बेसिकली, जो महाराष्ट्र में शिवसेना में जो फैक्शन बन गया था, जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन था और दूसरा था उद्धव ठाकरे जी का फैक्शन। उस केस में, सुभाष देसाई के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। ये बेसिकली केस डिफेक्शन से रिलेटेड नहीं था। इस केस में विप से रिलेटेड ये केस था, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी वो स्टे डिसाइसिस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटेटिव वैल्यू है जजमेंट की अंडर आर्टिकल 141, वो होल्ड नहीं करती है, क्योंकि ये केवल ऑबिटर है, यानी कि ये स्टे डिसाइसिस नहीं है, और इसलिए ये केवल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट का ये लीगली स्टैंडिंग व्यू पॉइंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस चीज पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑबिटर है, और इस ऑबिटर में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मर्जर का फैसला है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आना चाहिए। सांसद जो है वो संसद के अंदर वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें किस पार्टी में मिलना है, किस में नहीं मिलना है। ये फैसला नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का है और वही डिसाइड करेगी। इस केस में कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि यह लेजिस्लेटिव पार्टी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, जो संसद के अंदर पार्टी है, किसी भी, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के 10 संसद के अंदर 10 सदस्य हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है। ये फैसला केवल और केवल आम आदमी पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है उसके पास है। द पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेटिव पार्टी आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि बेसिकली पैराग्राफ 4 ऑफ सब पैराग्राफ 2 में भी दे रखी है ऑफ 10 शेड्यूल, उसमें बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की बात करी गई, लेजिस्लेटिव पार्टी की बात नहीं करी गई है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जो मर्जर का फैसला है वो केवल पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं ले सकती। इस केस में क्या हुआ है कि राघव चड्ढा ने, जो कि लेजिस्लेटिव पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 2/3 मेजोरिटी के साथ बीजेपी में मर्जर कर लिया है, इसलिए ये पैराग्राफ 4 ऑफ सब पैराग्राफ 2 के अंदर ये जो मर्जर है ये वैलिड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सही नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई के केस में ये वार्न किया था कि इफ वी अलाउ लेजिस्लेटर्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इट वुड ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देयर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि अगर हम जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट होकर के काम करने की छूट दे देते हैं, तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके बीच में एक जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देगा, और ये किसी भी डेमोक्रेसी में नॉट अलाउड है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली ये लोग तय नहीं कर सकती कि इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जो है पॉलिसीज होंगी, ये पॉलिटिकल पार्टी किससे मर्ज करेगी या नहीं करेगी। ये बेसिकली फैसला इस पॉलिटिकल पार्टी का है, ये लोग नहीं ले सकते। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम ये अलाउ कर देते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनकी पार्टी को किस में मिलना चाहिए, तो इट वुड अंडरमाइन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस, क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली पार्टी बेस्ड इलेक्शन के थ्रू ही गवर्न होती है। और अगर हम लेजिस्लेटर्स को ये छूट दे देंगे कि वो चाहें जिस पार्टी में मिल सकते हैं, तो ये बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका वेरी पर्पस उसको डिफीट कर देता है। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था इस नियत से कि जो लोग हैं अपनी पार्टी से तोड़ करके दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं अपॉर्चुनिटी देख करके, कि उन्हें लगता है कि यहां पर हमें मिनिस्टर बना दिया जाएगा, यहां पर हमें कुछ फायदा मिल जाएगा, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इस चीज को कर्ब करने के लिए आया था। लेकिन अगर जो लेजिस्लेटर्स हैं संसद के अंदर वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है और अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उससे इंडिपेंडेंट होकर के वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में मिल रहे हैं, तो ये बेसिकली जो पर्पस है पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का हमारी डेमोक्रेसी में उसको बाईपास करता है, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द पावर टू अपॉइंट अ विप बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट टू द लेजिस्लेटिव ग्रुप, यानी कि जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है वो किस चीज पर वोट करेगा, वो बिल पर हां भरेगा या ना भरेगा, यानी इस चीज को विप बोलते हैं, वो जो फैसला है वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। ये जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होकर के फैसला नहीं ले सकता कि इस वाले जो बिल है उस पर सपोर्ट करना है या इसको अपोज करना है। ये जो विप का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर,
उसका पर्पस ही यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कंट्रोल रहे लेजिस्लेटिव ग्रुप के ऊपर। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द लेजिस्लेटर्स कैन नॉट डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द पार्टी दैट हेल्प देम टू गेट इलेक्टेड। यानी कि जिस पार्टी ने आपको चुनने में मदद की, आप उसी से अपना जो टाई है, जो अपना रिश्ता है, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी कैन नॉट अलोन डिटरमाइन द रियल पार्टी। यानी कि जो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी है, यानी कि इस केस में जो राघव चड्ढा का जो फैक्शन है, उसके पास बेसिकली लेजिस्लेटिव मेजोरिटी तो है, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यही बेसिकली जो रियल आम आदमी पार्टी है ये है। आम आदमी पार्टी तो बेसिकली जिसके प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल हैं, वो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी है। ये जो राघव चड्ढा वाला फैक्शन है जिसमें 2/3 मेजोरिटी इनके पास है, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ओरिजिनल आम आदमी पार्टी हैं और इसलिए हमें बीजेपी में मर्ज हो जाना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है सुप्रीम कोर्ट के व्यू का। बेस्ड ऑन द अबव रीजनिंग, a legislative party cannot unilaterally declare a merger and MPs cannot escape disqualification merely by forming a 2/3 majority। यानी कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो अपने आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें इस पॉलिटिकल पार्टी में मिलना है, और एमपीज जो हैं, इस केस में राघव चड्ढा, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं भले ही उनके पास 2/3 मेजोरिटी का फैक्शन क्यों ना हो, क्योंकि वो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी नहीं है। और ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये बेसिकली जो पर्पस है डिफेक्शन को प्रिवेंट करने का, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके पर्पस के साथ भी अलाइन करते हैं। अगर हम इसको कोई भी और इंटरप्रिटेशन देते हैं तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जो पर्पस है उसी को डिफीट कर देगा। और इसलिए यही सबसे बेस्ट जो व्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, वही हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कॉन्ट्ररी डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था कि जो गोवा में 2019 में चुनाव हुए थे, इसमें से 10 आउट ऑफ 15 कांग्रेस एमएलए दे मर्ज्ड विद द बीजेपी, और इसलिए एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन उनके खिलाफ फाइल करी गई थी। लेकिन जो स्पीकर था, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने मर्जर को एक्सेप्ट कर लिया। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, उन्होंने स्पीकर के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए कहा कि द 2/3 मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी सफिशिएंट फॉर अ वैलिड मर्जर। यानी कि उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव फैक्शन है, अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो वो सफिशिएंट है और वो वैलिड मर्जर करार दिया जाएगा। और जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, अगर उसका हम इंटरप्रिटेशन देखें तो हाई कोर्ट ने बोला कि पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 2 को हमें सेपरेटली पढ़ना चाहिए, इनको एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। और हाई कोर्ट ये बोलती है कि इवन विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, अ मर्जर कैन स्टिल बी वैलिड इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर सपोर्ट इट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो फैसला है उसका कोई मायने नहीं है अगर जो लेजिस्लेटर्स हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी डिसाइड करती है कि हमें बीजेपी में मिलना है, तो ये हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन जो हाई कोर्ट का व्यू है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कई ऑथर्स के द्वारा, और उन्होंने बोला है कि जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो इट इग्नोर्स द स्पिरिट ऑफ द 10th शेड्यूल। यानी कि जो 10th शेड्यूल की जो स्पिरिट है, जिसको डिफेक्शन को कर्ब करने के लिए लाया गया था, ये उस चीज की स्पिरिट को ही इग्नोर कर देता है। और ये अलाउ करता है लेजिस्लेटर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पार्टी स्ट्रक्चर विच द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड। यानी कि ये जो व्यू है इसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ भी फैसला दिया हो, लेकिन अगर जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी का जो वो डिसाइड कर लेती कि हमें बीजेपी में मिलना है, तो इट इज वैलिड। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ये व्यू है, ये कई सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। इट रॉन्गली ट्रीट्स लेजिस्लेटिव पार्टी एज अ डोमिनेंट ओवर पॉलिटिकल पार्टी। ये जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी, इसमें से लेजिस्लेटिव पार्टी है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेती है, पॉलिटिकल पार्टी को कम इंपॉर्टेंट समझता है, ये हाई कोर्ट का व्यू। इसके बाद जो कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुई, उसमें जो हाई कोर्ट की रूलिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अभी अर्जेंटली हियर नहीं किया है, क्योंकि तब तक जो असेंबली का जो टर्म था वो खत्म हो चुका था। और इसी तरीके से एक और डिफेक्शन हुआ था गोवा इलेक्शंस 2022 में, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मर्जर को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये जो इशू है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है, SLP नंबर 5256/2025। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फाइनली डिसाइड करेगा कि जो मर्जर है उसकी वैलिड कंडीशंस क्या हैं। तो जो फाइनल लीगल पोजीशन है, अगर हम वो देखें, तो पहला व्यू है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी सपोर्टेड है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी सपोर्टेड है, कि जो मर्जर है वो हमेशा ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इनिशिएट किया जाना चाहिए, और जो 2/3 मेजोरिटी है, इट इज ओनली अ वैलिडेटिंग कंडीशन। और इसीलिए राघव चड्ढा का जो मूव है, इट वुड नॉट बी अ वैलिड डिफेंस, और इसलिए इस चीज को मर्जर करार नहीं दिया जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का व्यू है, वो कहता है कि 2/3 लेजिस्लेटिव सपोर्ट इज सफिशिएंट ऑन इट्स ओन। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू ये नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनवैलिड है और सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू इस चीज के रिगार्डिंग नहीं है। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें
तो ये जो इशू है ये बेसिकली अभी लीगली अनसेटल्ड है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आना बाकी है। द टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ 10th शेड्यूल अलोंग विद द सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग सजेस्ट दैट अ मर्जर कैन नॉट बी अ वैलिड डिफेंस। यानी कि जो राघव चड्ढा के केस में है और जो 10th शेड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव और जो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग राघव चड्ढा का जो मर्जर है दैट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस, और इसीलिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग है वो सही नहीं है इस केस में, और इसके ऊपर जो फाइनल फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये जो पॉइंट है डिफेक्शन और मर्जर का, इसका लीगल पॉइंट अपने दोस्तों को समझाने के लिए, क्या राघव चड्ढा ने सही किया है कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जो स्टैंड है वो गलत है। धन्यवाद।